हेलो प्यारे दोस्तों, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस और इस पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू के क्वेश्चंस को लेकर आप लोग टेंशन में हो तो आप लोगों की सारी टेंशन दूर होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बिल्कुल मिलने वाले हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को इसी वीडियो में अपना नंबर दूंगा, आप लोग उस नंबर पे कॉल करके मुझसे ये पीडीएफ ले सकते हो। ये पीडीएफ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों होने वाली है और मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी है, वो कैसे करी है वो पहले समझ लो, ताकि आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ जाए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये मेरे पास ना कुछ पिछले सालों के क्वेश्चंस पेपर है। ये सारे के सारे पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर है। इसमें खास बात क्या है, इसमें आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम, जो कि हम मिड टर्म भी बोलते हैं, मिड टर्म के एग्ज़ाम भी हैं और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम के भी क्वेश्चंस पेपर इसके अंदर है। अब मैंने आप लोगों के लिए क्या किया कि इन सारे क्वेश्चंस पेपर्स में से ना जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को एक पीडीएफ में नोट डाउन किया विथ आंसर। आप लेफ्ट हैंड साइड में पीडीएफ भी देख रहे होंगे कि इस पीडीएफ में आप लोगों को सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इन सारे क्वेश्चंस पेपर्स के जो 1 मार्क्स के हैं। पहले अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आप ही देखा होगा, आप लोगों ने 2015 और 16 का भी क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिला होगा। अगर मैं कहूं तो कम से कम 9 से 10 साल पुराना क्वेश्चन पेपर। तो पहले क्या हुआ करता था कि एमसीक्यू नहीं आया करते थे, 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछा जाता था, 5 क्वेश्चन ओनली। अब देखो कि दोनों बुकों में से अगर 5 क्वेश्चन कोई एग्जामिनर निकाल रहा है तो आप लोग समझ सकते होंगे कि वो 5 क्वेश्चन कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैंने इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पीडीएफ बनाई है कि अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस पेपर के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो तो मुझे लगता है कि 1 मार्क्स में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। आप लोगों के 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको ईजिली सॉल्व कर लोगे। आप लोगों को मालूम है कि भैया 19 मार्क्स के एमसीक्यू के क्वेश्चन आने हैं, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है। और एमसीक्यू के क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मार्क्स में और इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैंने आप लोगों के लिए जो ये पीडीएफ तैयार करी है इसमें कितनी मेहनत करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूँ दीपक सिन्हा क्लासेस में। आप लोगों के सामने ये पीडीएफ है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, ये अभी थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोग देख लो कि देखो, अभी अगर मैं स्टार्टिंग की ही बात करूं तो ये देखो, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 15-16 का 1 मार्क्स के। अब देखो 1 मार्क्स के आज से अगर 9 साल पहले 10 साल पहले की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछा जाते थे। लेकिन कोविड के बाद दौर अलग हुआ और उसके बाद फिर जब क्वेश्चंस आने लगे एमसीक्यू के तो ऑप्शनल आने लगे और उनकी वेटेज बढ़ी। पहले 12 हुए, फिर 19 हुए, फिर कभी कभार 24 भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एमसीक्यू के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। तो मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस, देख लो, मेहनत करिए, सारे क्वेश्चंस मैंने एक पीडीएफ में कन्वर्ट किए। देख लो, अगर मैं फिर से फर्स्ट टर्म की बात करूं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या किए हैं कि जो फर्स्ट टर्म के पेपर हैं उन्हीं को पहले मैंने लिखा है, उनके क्वेश्चंस को लिखा है, उसके बाद सारे फर्स्ट टर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर एनुअल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मैंने वो नोट डाउन करे। इसमें भी देखो 5 क्वेश्चन है, उसके बाद देखो 17-18 आ गया। अगर 17-18 में भी मैं देखूँ तो कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और पहले देखो किस तरीके से क्वेश्चन आया करते थे, बस आपसे ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, उसको आपको एक्सप्लेन करना होता था, कोई ऑप्शन नहीं होते थे, मगर पांचों में से कभी एक क्वेश्चन ऑप्शनल हो जाता था, बाकी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए, पीडीएफ तो बहुत बड़ी है अगर मैं कहूँ तो, अगर मैं तेज़ी से स्क्रॉल करूँ तो, मगर हमें ऊपर से ही बात करनी है तो हम ऊपर ही आ जाते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि देखो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन थोड़ा सा समझते हुए करते हैं तो वीडियो भले ही लंबी हो जाए थोड़ी वीडियो, लेकिन आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, तो पहला जो पेपर है 2015 और 16 का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का ध्यान रखा गया है। इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से अपना कर लें। अब मैं दोनों क्वेश्चन ना बोल के अगर एक ही क्वेश्चन को बोलूँगा तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आंसर मैंने लिख दिया है, अब यहाँ पे मैं खेलूँगा नहीं कि इसका आंसर आप लोग बताओ या कमेंट बॉक्स में लिखो, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये आंसर मैंने लिख दिया है। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अन्य संविधानों से अलग है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अन्य संविधानों से अलग है, तो आंसर है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सही बात है, जो हमारा भारत का संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है। इंग्लिश में आप लोग देख ही सकते हो। ठीक है, तो मैं बस हिंदी के क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ। ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों तथा साधारण अधिकारों में एक अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको 2 मार्क्स में भी अगर मैं कहूँ तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे तो 1 मार्क्स में पूछा गया है। आंसर इस तरीके से है कि मौलिक अधिकारों को संविधान में गारंटी दी गई है। जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे, वो सारे के सारे संविधान में लिखित हैं, उनको कोई काट नहीं सकता क्योंकि उसकी गारंटी हमें मिली हुई है। आगे आंसर पढ़ता हूँ, कह रहा है जबकि साधारण अधिकारों को विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि सरकार उनके ऊपर कानून बनाती है, उसको कानून बना के लागू भी कर सकती है। अगर वो सही नहीं है, आगे अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उस कानून को रद्द भी कर सकती है, क्योंकि वो क्या है, साधारण कानून है। विधानमंडल की सरकार के हाथ में होता है कि उसको लागू करे, और अगर वो अच्छे से काम ना करे तो उसको वो रद्द भी कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लिश में आंसर नीचे मेंशन ही है। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में। अब देखा, एक क्वेश्चन इसने 2015-16 में फर्स्ट टर्म में ऑप्शनल क्वेश्चन डाल रखा है, तो इसके 4 ऑप्शन हैं, और ये देखिए आंसर सी है। आप लोग सीधा हम आंसर पे बात करेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। आंसर हमारा सी है। सी ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। क्या संविधान सुनिश्चित कर सकता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि संविधान में हर तरह के संविधान कह रहा हूँ कि क्या संविधान सुनिश्चित कर सकता है कि हमारे अच्छे लोग आए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे लोग की तो गारंटी संविधान देता ही नहीं है कि भैया जितने भी राजनेता लोग बनेंगे या आएंगे राजनीति में, वो अच्छे लोग ही आए। बुरे लोगों की भी प्रवृत्ति आप लोग देखने को मिलती है राजनीति के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है निर्वाचक मंडल का क्या अर्थ है? निर्वाचक मंडल का क्या अर्थ है? आंसर निर्वाचक मंडल या
इलेक्टोरल कॉलेज मतदारों का समूह होता है जिन्हें किसी विशिष्ट पद के लिए उम्मीदवार का चुनाव करने हेतु चुना जाता है। ध्यान समझना, जैसे दिल्ली में अभी चुनाव होने वाले हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये लोग अपने लिए अपने प्रत्याशियों को चुनते हैं, खड़ा करते हैं। अब फिर हमारा काम होता है कि हम लोग इनको वोट देके चुनते हैं किसी पद के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोगों को ना थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। फिर 2016 और 17 का हम पेपर करेंगे 1 मार्क्स का। क्वेश्चन है, अवशिष्ट अवसरों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है किसके पास है? संसद, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, मैंने नीचे ना नोट करके ना इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, आसान लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए फर्स्ट टर्म का जो पेपर है आप लोगों का 16-17 का 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, ध्यान समझना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को शक्ति प्रदान की गई है? जो चुनाव आयोग है हमारा, निष्पक्ष और स्वतंत्र, ध्यान रखना जो लाइन मैंने बोली, निष्पक्ष और स्वतंत्र जो हमारा चुनाव आयोग है उसको किस अनुच्छेद द्वारा शक्तियां प्राप्त है? तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 15 के द्वारा चुनाव आयोग को शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, अब आ जाओ जी सेकंड क्वेश्चन, चुनाव आचार संहिता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देख लो, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2 तारीख को, ठीक है, तो और 5 तारीख को इलेक्शन है। यहाँ पे समझ में आएगा आप लोगों का, अगर आप लोग दिल्ली से हैं और दिल्ली के चुनाव की चर्चा तो पूरे भारत में हो रही होगी, तो क्या कहते हैं, हो रही है। तो आप लोग ध्यान समझना कि आज मैं 2 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। अब मैं आंसर को पढ़ूंगा, ध्यान समझना ये बोलता क्या है। कह रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता, आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य, ये सारे के सारे दल अभी अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ना, अपने बारे में बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमको वोट दो, हम आप लोगों को ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। ठीक है, आगे प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है, एक नियम, रूल रेगुलेशन है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। यानी कि चुनाव आयोग इन राजनेताओं, इन प्रत्याशियों के ऊपर कुछ नियम और कानून थोपता है, जिसके थोपने का मतलब ये है, मेरे सेंस कहने का मतलब ये है कि इनको, इन प्रत्याशियों को ध्यान में रखना होता है कि आप लोगों को इन नियम और कानून के हिसाब से अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है, प्रचार करना है, किस तरीके से भाषण देना है, ये सारे के सारे आचार संहिता में आ जाता है। जैसे कि चुनाव से 24 घंटे पहले आप लोग किसी प्रकार का कोई भी प्रचार नहीं करेंगे, तो ये भी क्या हो गया, एक नियम और कानून आचार संहिता के अंदर। तो ये इसको इन नियम और कानून को कहा जाता है आचार संहिता। ये इंग्लिश में इसका आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं मैं, सॉरी कटिंग यहाँ पे है, क्वेश्चन वहाँ से है, समाज से, मैं इसको, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से है। कह रहा है समाज के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? समाज के राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा 2 मार्क्स के लिए। एमसीक्यू में तो आप लोगों का जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझना। आंसर कह रहा है, मैंने ये बार बार ये टच नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ना इसमें टाइम वेस्ट होता है। आप लोग सुन रहे हो और देख रहे हो तो सही है। आंसर है, समाज के गरीब, अशिक्षित और कमज़ोर वर्गों के लोगों को अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दिलाना और अधिकारों के हनन को रोकना। आंसर को भी रिपीट करूंगा, फिर से टुकड़ों में रिपीट करूंगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। समाज के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव के लिए किए जाने वाले कार्य, एक आयोग है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? ये क्या करती है? तो इसका काम है समाज के जो गरीब लोग हैं, आंसर पढ़ रहा हूं मैं, आंसर की तरफ देखना। समाज के गरीब, अशिक्षित, जिसको किसी प्रकार की नॉलेज नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। अब जो अशिक्षित है वो, उसको अगर किसी प्रकार का कोई अधिकार मिल रहा है या कोई सुविधा मिल रही है तो उसका वो फ़ायदा कैसे उठाएगा? तो उसके लिए काम करना। तो अशिक्षित व कमज़ोर वर्गों के लोगों को अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दिलाना, कि किस तरीके से वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता ले सकते हैं। और अधिकारों के हनन को रोकना, अगर उनके अधिकारों पर कोई हनन कर रहा है, कोई उनका शोषण कर रहा है, तो उन शोषण को क्या करना? रोकना, चाहे वो शोषण सरकार के द्वारा ही क्यों ना हो। तो इस आयोग का काम होगा कि गरीब, अशिक्षित और समाज के कमज़ोर वर्गों पे अगर शोषण हो रहा है तो उसको रोकना समाज की भलाई के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, व्हाट इज फेडरलिज्म? संघवाद। संघवाद कह रहा है कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है। संघवाद, ध्यान समझना, संघवाद। तो कह रहा है संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बटी होती है। बिल्कुल सही बात। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्या होती है? बटी होती है। राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य करती है, केंद्र सरकार अपने स्तर पर कार्य करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक बात? ओके, काट के फिर से पेंसिल लेके आनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। संघवाद में सरकार की शक्तियाँ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बटी होती हैं। संघवाद शुद्ध लैटिन भाषा के शब्द फेडरल से बना है, जिसका मतलब होता है अनुबंधन या समझौता। संघवाद हमारे राज्य और सारे केंद्र को मिलाकर एक बना क्या? संघ। और संघ को बोलते हैं हम भारत। अगर मैं कहूँ तो 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, ये सारे के सारे किस में हैं? भारत में है संघ। तो क्या हुआ कि भारत पे अगर मैं कहूँ, भारत की अगर मैं इस बड़े सर्कल की बात करूँ तो इसके ऊपर मोदी जी की सरकार है। केंद्र में किसकी सरकार है? मोदी जी की। लेकिन ये छोटे छोटे जो राज्य हैं इसमें अलग अलग पार्टीज की सरकारें हो सकती हैं, या केंद्र में जिसकी सरकार है उसकी सरकारें हो सकती हैं, ठीक है। केंद्र में जिसकी सरकार है उसकी सरकारें हो सकती हैं। तो क्या है? केंद्र और राज्य, इन दोनों की पावर्स को बांटा गया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी में ना हो। तो इसीलिए कहा जाता है संघवाद, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
1 मार्क्स के क्वेश्चंस को, मगर यहाँ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या रात्रि 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध, ध्यान समझना, लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अपने उत्तर के पक्ष में एक उपयुक्त दीजिए। PDF अब देखो थोड़ी सी यहाँ पे गलती है, मेहनत करिए तो कुछ कुछ गलत भी नोट डाउन हो गया है, समझ में आ ही गया होगा वैसे आप लोगों को, ठीक है। कह रहा नहीं, ये साधारण कानून हो सकता है। भाई ऐसा नहीं है कि 9 बजे के बाद जो लाउड स्पीकर बजते हैं, या डीजे, शादी ब्याह में आप लोगों ने देखा होगा कि अब मैं अगर देखा होगा तो मैं 10 साल पुरानी बात अगर मैं कहूँ तो शादी ब्याह में क्या होता था, रात के 12-1 बजे तक डीजे ज़बरदस्त बजते थे, और जब तक पाँव नाचेंगे तब तक डीजे वाला बजाएगा। लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव हुआ है। अब क्या हो गया कि 10 बजे तक ही आप लोग कोई लाउड स्पीकर या डीजे या शादी ब्याह में शोर शराबे वाला काम कर सकते हो, उसके बाद नहीं। तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार नहीं, ये क्या है, एक साधारण कानून है जो सरकार ने लागू किया हुआ है। सरकार उसको और कम कर सकती है, जैसे मैंने अभी 10 बजे तक बोला, हाँ 10 बजे तक का रूल है, तो इसको बढ़ा के 11 भी कर सकती है, घटा के 9 भी कर सकती है, 8 भी कर सकती है, या पूरा ही प्रतिबंध कर सकती है कि भैया नहीं, भाई जिस भी कमेटी हॉल में या पार्क में डीजे बज रहे होते हैं, आसपास स्टूडेंट्स भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, वो उसकी आवाज़ से परेशान ना हो, तो सरकार इस साधारण कानून के तहत इसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है। लेकिन ये हमारा एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुए। अब आ जाते हैं हम फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 17-18 के क्वेश्चंस पे। देखो ये क्वेश्चन रिपीट है जो मैंने अभी ऊपर ही करवाया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मैं अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस PDF को जो भी लेना चाहता है, मैं यहीं पे अगर मैं कंप्लीट करता हूँ बात को, कि वो जो भी लेना चाहता है वो समझ सकता है कि ये PDF उस व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। भले ही मैं अभी ये सारे क्वेश्चन ना करूँ, आप लोग तैयारी कर रहे हो, ये सारे PDF के क्वेश्चंस में अभी आप लोगों को ना कराऊँ जितने भी हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग भी कहोगे कि भैया नहीं टाइम नहीं दे पाएंगे, और सही बात है, पेपर पास में नज़दीक सर पर है और टाइम लगेगा पूरी वीडियो को सुनने में, बट आपके पास PDF पहुंच जाएगी तो आप 15-20 मिनट के अंदर इस काम को कर लोगे। और मैं को अगर कहूँ तो वीडियो चलते हुए 23 मिनट हो चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, ये सारा एक्सप्लेन अगर करने लगा मैं तो वीडियो 1 से 1.5 घंटे की हो जाएगी। सच्ची में 1 से 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो आप लोग अपना समय बचाएं, और मैं यहीं पर क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए एक अच्छी सी बात बोल देता हूँ जिससे कि आप लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे। हम किस क्वेश्चन पे थे, बस उस क्वेश्चन पे आ जाऊँ मैं ज़रा। ये मिड टर्म 19-20 पे नहीं थे हम, 17-18 पे थे, हाँ इस पे थे हम। और मैंने कहा कि ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो आप लोग। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता विश्व के अन्य संविधानों से अलग है? क्वेश्चन रिपीट है। तो आप लोगों को एक ऐसी PDF मिलने वाली है जिसमें पिछले 10 साल के जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस पेपर पड़े हुए थे, 2-3 इसके अंदर मिस भी होंगे क्योंकि मैंने ढूंढे, मेरे को नहीं मिले, मिस भी होंगे, मगर जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस पेपर थे उन सारे क्वेश्चंस पेपर के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की ये PDF है। बस आप लोगों को इतना करना, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो मैंने मेहनत आप लोगों के लिए की है उसके लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है जो कि आप लोग जो मानेगा मैं उसको PDF दूंगा, मैं कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है, ध्यान समझना। 880255
777 और 1, लास्ट में 1। फिर से रिपीट कर देता हूँ, शायद 1 मिनट। 8802557771, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे जो बच्चा मुझे मैसेज करेगा और एक स्क्रीनशॉट भेजेगा जिसने मेरी इस वीडियो को लाइक किया होगा और उस कमेंट बॉक्स पे अपना नाम और वो कहाँ से है वो लिखा होगा, उसका स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड करेगा, मैं उस बच्चे को ये PDF सेंड कर दूंगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। बट आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि लाइक करने में कोई आपका पैसा लगेगा नहीं और एक कमेंट करने से ये होगा कि ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स तक, आपके यार दोस्तों तक पहुँचेगी तो अच्छा होगा, उनको भी ये PDF मिले। तो जो वीडियो ये देख रहा होगा वो स्टूडेंट अगर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के ऊपर अपना नाम और कहाँ से है वो सेंड लिख के स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड करता है, मैं फटाफट उसको PDF सेंड कर दूंगा। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, PDF जैसे आप लोगों का स्क्रीनशॉट आएगा मैं फटाफट उस नंबर पे उसको PDF सेंड कर दूंगा। नंबर आप लोगों के सामने ही है, 8802557771। इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे अपना नाम और कहाँ से हो ये लिखकर सेंड करो, स्क्रीनशॉट लो और मुझे सेंड करो, मैं फटाफट आप लोगों को PDF सेंड कर दूंगा। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी आप लोगों की वो अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने अभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को अलग किया हुआ है, लेकिन अब जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस का मैं एक बंच तैयार कर रहा हूँ, जिसमें जितने ऐसे भी बहुत से क्वेश्चन होंगे जो रिपीट पूछे गए होंगे, तो उनको सिर्फ एक ही बार लिखूंगा और इन सारे क्वेश्चंस को एक बार इकट्ठा बंच बनाकर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। और याद रखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप जाओ, ज्वाइन करो, फॉलो करो उसे। आप लोगों को क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक और सेकंड बुक के नोट्स की PDF मिलेगी और क्लास 11th के नोट्स की भी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। आप लोगों के स्क्रीनशॉट का इंतज़ार रहेगा, जिसके स्क्रीनशॉट आएंगे उनको मैं PDF देता चला जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।